क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या बात किया था? पिछली क्लास में हमने बात किया था पॉलिनेशन क्या होता है, ऑटोगेमी क्या होती है, गाइटोनोगेमी क्या होता है, ठीक है ना। फिर हमने देखा था जीनोगेमी का मतलब क्या होता है, फिर हर्कोगेमी क्या होता है, क्लिस्टोगेमी क्या होता है, डाइकोगेमी क्या होता है, होमोगेमी क्या होता है। सारे वर्ड है कि नहीं याद? कि ये याद रखना है। टर्मिनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भूलना नहीं है आपको। साथ साथ में मॉर्फोलॉजी का भी रिवीजन करते हुए चलिएगा बेटा, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि आप भूल जाएंगे। प्लासेंटेशन कहां पर कौन सा था, एक्साइल प्लासेंटेशन के एनसीईआरटी में एग्जांपल क्या है, मार्जिनल के एग्जांपल क्या है, वो सब आपको याद रखना। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं और उन प्रश्नों के आप जो है मुझे उत्तर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि देखिए, मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन जो है वो 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप उसे एक बार रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें। आपको बताना है एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं किसमें, एक्साइल प्लासेंटेशन में, एक्साइल प्लासेंटेशन में, ठीक है, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में, ठीक है, मार्जिनल प्लासेंटेशन में, ठीक है, फिर वॉल्वेट एस्टिवेशन में, ठीक है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में। जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दे रखे हैं वे आप मुझे बताएंगे। और ये एक किताब पलट कर नहीं देखना है कि जितना याद है खाली छोड़ देना बेटा, के बेटे खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन ईमानदार रहना और आंसर करना। के आपको एनसीईआरटी के वो एग्जाम्पल याद रखने हैं जो एक्साइल प्लासेंटेशन में दे रखे हैं, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में दे रखे हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन में दे रखे हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन में दे रखे हैं और वैक्सिलरी एस्टिवेशन में दे रखे हैं। ये आपको बतलाना है। और फिर इस चैप्टर से क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोगेमी, होमोगेमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेंड्री, इस बताया था मैंने, ये मत बोला लिखा है, बताया लड़के। प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है आपको बतलाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म क्लिस्टोगैमी, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म गाइटोनोगैमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्लियर? तो ये शब्दों के मतलब लिखिए जरूर। देखो बेटा क्या होता, थोड़ा सा आप एफर्ट करते हैं ना, उससे हम चीजों को रिवाइज कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। आप में से कई लोगों की ये सोच होती है नोट्स बना लो, बढ़िया लिख लो। अरे दादा, हम कभी भी कोई नोट्स को एग्जामिनेशन हॉल में लेकर नहीं जा सकते हैं, ना कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, ना कोई नोट्स, ना कोई किताब, ठीक है, कुछ नहीं जाएगा। जो एग्जाम में जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन होगा, आपका मस्तिष्क होगा, समझ गए ना। इसलिए सूचनाओं को मस्तिष्क में डालें। आप सुंदर सुंदर नोट्स बनाने की बजाय अपने दिमाग के अंदर सूचनाओं को इकट्ठा करें, बार बार पूछें, एक दूसरे से पूछें, बार बार पूछते रहें। और हमेशा सोच लीजिए कि जो मैं देखता हूं ना लाइव सेशन में, हम लोग तो खैर लाइव सेशन को उतना प्रमोट नहीं करते हैं, उसके पीछे बहुत कारण। देखो लाइव सेशन के कितने फायदे होते हैं। फायदा होता है नंबर 1, लाइव सेशन लेने पर यूट्यूब एल्गोरिथम आपको ऊपर प्रमोट करता है, उसमें आपका चैनल जो है रैंकिंग में ऊपर आने लगता है। लाइव सेशन लेने पर जो है आपके 400 लोग भी यदि कॉन्करेंट व्यूअर होंगे तो आपके जो है वो व्यूज ज्यादा, तब भी वो बार बार जुड़ता कनेक्ट होता तो वो व्यूज बढ़ जाते हैं। 400 व्यूअर पे भी आपको 2000-3000 व्यू मिल जाते हैं, तो व्यू का फायदा होता है आदमी को। फिर लाइव सेशन जो है होता है उसको प्रायोरिटी पर यूट्यूब दिखाता है, ठीक है, वो भी फायदा है। फिर लाइव सेशन से सब्सक्राइबर गेन भी फास्ट होता है। पर तब भी बायोमेंटर सब जानने के बावजूद क्यों नहीं करते? क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत होता है, बहुत डिस्टर्बेंस है, चैट कर रहे हैं, फालतू का चैट कर रहे हैं बैठ के, और तुम आ गई, कहां थी तुम, ठीक है, हम कहां थे, अच्छा नमस्ते नमस्ते, मैं आ गया, मैं यहां बैठ गया। क्या है ये?
समय की फुल बर्बादी है, टोटल बर्बादी के, तो वो सब हम पर। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है बेटा तो उसके बाद कि आपका समय बड़ा कीमती है, उसको सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताया था बेटा कि अभी जो भी मैं पूछता हूं ना, इन सब चीजों को जो है वो कॉपी में लिखा करो, याद रखा करो, और ये मानकर चला करो कि आप फिजिकल क्लास के अंदर बैठे, रियल टाइम में बैठे, ये आपकी सोच में, आपको सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा। और आपको जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य से सीखा था ना, अर्जुन से बेहतर धनुर्धर बन गया था वो मूर्ति रखकर। यहां तो मैं सामने बोल रहा हूं आपको, सिस्टम इतना अच्छा हो चुका है कि मूर्ति रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हम और आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए पढ़ा करो और याद रखा करो चीजों को, ठीक है। चलिए आप बताइए कि ये जो है ये क्या है, कि व्हाट काइंड ऑफ, इस पॉलिनेशन को क्या ना, इस पॉलिनेशन को आप क्या नाम देंगे, आप बताइए कि इस पॉलिनेशन को आप क्या नाम देंगे, ठीक है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे ये जो हिंदी सीरियल है ना, इनके नाम बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। तो यही कि ये पॉलिनेशन क्या कहलाता है, बताइए, ठीक है। क्या नाम है इस पॉलिनेशन का, ठीक है, क्या बोलोगे इसको आप, क्लियर, पहचानिए, ठीक है ना। फिर हमने कल बात की थी ऑटोगेमी की, एलोगेमी की। हमने बात किया था कि क्रॉस पॉलिनेशन के कई फायदे होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के भी कई फायदे और कई नुकसान होते हैं, ठीक है ना। तो हमने उसको भी देखा था। तो हम बात करते कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण है, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है उसमें कि वो पॉलिनेटिंग एजेंट पर निर्भर करता है, परागण कारक पर निर्भर करता है। यदि पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं उपलब्ध होगा, परागण कारक नहीं उपलब्ध होगा, तो पॉलिनेशन कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जो परागण कारक है, पॉलिनेशन है, वो पॉलिनेटिंग एजेंट जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बगैर पॉलिनेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, क्लियर। देखिए अब ये एजेंट क्या होते हैं, तो ये जो फ्लो चार्ट है बेटा, इसको ध्यान से बना लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट। देखो जब आप पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करते हैं तो दो होते हैं, एक होते हैं जीवित और एक आजीवित। एबायोटिक, नॉन लिविंग, बायोटिक, लिविंग होते हैं। तो एबायोटिक नॉन लिविंग में क्या क्या है, एयर और वाटर, जल, वाटर की बात कर रहे हैं, एयर वायु की बात कर रहे हैं हमके। तो जो है जल और वायु जो थे अपना, वाटर और जो है एयर, वो जो है एबायोटिक। याद रखिए प्रकृति में, मैं बार बार आपको बता रहा हूं इस चीज को क्योंकि ये प्लांट किंगडम में काम भी आएगा, आपको पता होना चाहिए। प्रकृति में, नेचर में पहली बार जो पॉलिनेशन है, नेचर में पहली बार जो पॉलिनेशन है, जो परागण है, वो जिम्नोस्पर्म के अंदर हुआ था। और पहला मेथड, फर्स्ट मेथड जो पॉलिनेशन का था, वो था एयर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं हम एनीमोफिली। क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। तो गलती मत करना, एनीमोमीटर से हवा का वेग नापते हैं। एनिमो वर्ड का उपयोग वायु के लिए करते हैं, एनिमल के लिए जू वर्ड यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। जूफिली बोलेंगे उसको, तो कंफ्यूज मत कर जाना। एनिमोफिली वायु परागण है, सबसे पहले डेवलप हुआ था ये। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म इनवेरिएबली एयर पॉलिनेशन करते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि विंड से होने वाला पॉलिनेशन होता है एनिमोफिली, ठीक है। सबसे पहली मेथड है, सारे जिम्नोस्पर्म एनिमोफिली को शो करते हैं। फिर जल से, वाटर से होने वाला पॉलिनेशन होता है हाइड्रोफिली, वाटर से होने वाला पॉलिनेशन है। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, वाटर की सरफेस पर होगा या वाटर के अंदर होगा। सरफेस पर होगा तो इपीहाइड्रोफिली बोलेंगे, सरफेस यदि पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पर होगा तो उसे इपीहाइड्रोफिली बोलेंगे। वाटर के अंदर होगा तो हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे, याद रखिएगा, वाटर के अंदर होगा तो उसे हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। ये फ्लोचार्ट आपकी कॉपी में होना चाहिए, समझ गए बेटा, ये फ्लोचार्ट आपकी कॉपी में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। फिर ये तो बात की एबायोटिक एजेंट की। फिर बायोटिक एजेंट पे आते हैं। बायोटिक एजेंट में क्या होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ एनिमल शामिल होते हैं। बायोटिक एजेंट में यदि हम इकट्ठा बोले इसको, तो इसको जो है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जूफिली वर्ड, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, जिसमें कि सारे एनिमल जो है वो शामिल हो गए, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे स्नेल्स हो, वेट हो, सांप हो, चींटी हो, सब एनिमल है ना, तो हमने जूफिली वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ऐसा पॉलिनेशन जो, अब ये पूछा जाता है, ये एग्जाम के सिंपल क्वेश्चन है बेटा के, ऐसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट की हेल्प से होता है उसे
एंटोमोफिली कहते हैं। ऐसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट की हेल्प से होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं। ऐसा पॉलिनेशन जो बर्ड की हेल्प से होता है, पक्षियों की मदद से होता है, उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऐसा पॉलिनेशन जो कम पौधों में देखने मिलता है, ऐसा पॉलिनेशन जो घोंगा होता है ना, स्नेल्स, मोलस्का, स्नेल्स की हेल्प से होता है, उसे मेलेकोफिली कहते हैं। ऐसा पॉलिनेशन जो चमगादड़ से होता है, बैट से होता है, उसे हम कायरेप्टोफिली कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि ऐसा पॉलिनेशन जो सांप की हेल्प से होता है उसे ओफियोफिली कहते हैं, और जो चींटी की हेल्प से होता है उसे मिर्मेकोफिली कहते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है बेटा के, ये सारी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछा गया है बेटा, तो ये भूलना नहीं है। दैट्स व्हाई दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है, तो इंसेक्ट से अभी याद कर लो, बाद के लिए कुछ नहीं। इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन है एंटोमोफिली के। अरे एंटेमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, समझ गए ना? तो एंटोमो इंसेक्ट। ठीक है, फिर मैंने कहा आपसे कि ऐसा पॉलिनेशन जो बर्ड से होता है, ऑर्निथोफिली कहते हैं इसको। ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षियों का अध्ययन करने वाले। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, तो ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। ठीक है ना? फिर ऐसा पॉलिनेशन जो स्नेल से होता है मेलेकोफिली है, जो चमगादड़ से होता है वो कायरेप्टोफिली है, जो सांप से होता है ओफियोफिली है, चींटी से होता है उसे मिर्मेकोफिली कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़े। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की हम बात करते हैं। यहां पे तो हमने आपसे कहा कि जब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की हम बात करते हैं तो यहां पर हमने क्या कहा कि यदि आप ओवरऑल देखें कि प्रकृति में जितने भी प्लांट हैं, जो भी जो है वो आपके पास में जो भी फ्लोरा अवेलेबल है, फ्लोरा मतलब एक एरिया के सारे प्लांट, यदि आप उनको देखें तो आप पाएंगे कि मोस्टली जो प्लांट डोमिनेट करते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, और यदि आप ओवरऑल पॉलिनेशन का परसेंटेज निकालें, आप पाएंगे कि तकरीबन 80% पॉलिनेशन जो होता है वो बायोटिक एजेंट से होता है, बायोटिक पॉलिनेशन होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट एंजियोस्पर्म में, और वो ऐसे एंजियोस्पर्म जिनमें कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स लगते हैं, और ये फ्लावर जो है डिफरेंट प्रकार के इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सभी में ऐसा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट में ऐसा होता है। फिर हम बात करते हैं कि जो एनिमोफिली वायु परागण है वो 19.6%, तकरीबन 20% के आसपास हमको वो दिखाई पड़ रहा है। और जो वाटर से होने वाला पॉलिनेशन है वो 4% के आसपास है। तो कुल मिलाकर हमने आपसे कहा कि जो है वो 0.4, इट इज नॉट 4, इट इज 0.4%। करेक्ट कर लीजिए इसको, क्योंकि टोटल 100 होना चाहिए ना, 100 के ऊपर कैसे निकल जाएगा ना, इट इज 0.4% के। तो 0.4% जो है वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक, क्योंकि हाइड्रोफिलिक के लिए वाटर बॉडी होना चाहिए, उसमें प्लांट होना चाहिए, तो बहुत सारी कंडीशन है। तो ये हमने देखा, ओवरऑल एक परसेंटेज देखा हमने पॉलिनेशन का। क्लियर? ठीक है ना? फिर पॉलिनेटिंग एजेंट की बात की मैंने, कहा आपसे ए बायोटिक फैक्टर में कौन शामिल है? विंड और वाटर शामिल है, और बायोटिक फैक्टर में बर्ड, इंसेक्ट, बैट और वेरियस टाइप के एनिमल इसमें शामिल होते हैं। यहीं याद करें, बताओ जल्दी बताओ। वर्ड से होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलोगे? इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलोगे? बैट से होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलोगे? स्नेल से होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलोगे? बताओ फटाफट, रिकॉल करो। ठीक है, सांप से होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलोगे? चींटी से होने वाले, आंट से होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलोगे? बताओ फटाफट। ठीक है, चलिए अब इंटरेस्टिंग बात है, प्रकृति में सबसे फर्स्ट मेथड जो पॉलिनेशन का डेवलप हुआ था वो था एयर पॉलिनेशन। ठीक है, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि कॉमन सेंस की बात है कि हवा सुंदर फ्लावर को पहचान नहीं सकती है, हवा सूंघ भी नहीं सकती है, हवा को कुछ खाने पीने को भी नहीं चाहिए, हवा तो हवा है, बस बह गई। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? उसको यदि पॉलिनेशन करवाना है, उससे आपको काम लेना है, तो जो हवा के बहने की दिशा है उस दिशा में बड़ी सारी संख्या में पॉलन ग्रेन को रिलीज कर दो। हल्के होना चाहिए वजन में, उड़ने वाले होना चाहिए ताकि दूर तक जा सके। वो वजन में हल्का होगा, थोड़ा विंग्स निकले होंगे तो दूर तक जाएगा वो। तब तो पॉलिनेशन इफेक्टिव, और बड़ी मात्रा में रिलीज करना पड़ेगा। को पता नहीं पॉलिनेशन वहां तक जहां चाहते हैं वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, तो बड़ी मात्रा में रिलीज करना पड़ेगा। बड़ी मात्रा में पॉलन ग्रेन का वेस्टेज भी होगा यहां पे, ये होता है। और सामने जो स्टिग्मा है उसको पॉलन ग्रेन हवा से पकड़ना है, तो उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, फीदर्स, ताकि फीदर्स में पॉलन ग्रेन फंस जाए
और उसको वो अंदर इसके हेयर लाइक फीदर लाइक स्ट्रक्चर होगा ताकि वो ले सके, क्योंकि उसको स्टिग्मा को पकड़ना भी तो है पॉलन ग्रैंड, कैसे पकड़ेगा वो, हवा में तो बह रहा उड़ रहा है वो, तो पकड़ने के रोकना पड़ेगा उसे, तब तो पकड़ पाएगा। कॉमन सेंस की बात है। अब इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, पिछली बार बात की थी ना यूट्यूब थंबनेल की, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करके लाना पड़ेगा, जब वहां पहुंचेगा उसको फिर कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भैया ये खा ले, और फिर अपना काम निकलवाना पड़ेगा। ये तरीका है फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा इसमें। देखिए, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन, ये लिख लीजिए बेटा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर रहे हैं हम ये, ठीक है ना। ठीक, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं ये बड़ी मात्रा में परागकणों को उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, कीट परागित फ्लावर लिखेंगे कॉलम में, प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन, कम मात्रा में परागकणों को उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर एक एनर्जी को सेव किया इन्होंने, ऊर्जा को बचाया इन्होंने, वेस्टेज को कम किया इन्होंने, प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन, कम मात्रा में परागकणों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में लिखा हमने पॉलन ग्रेन्स स्मॉल लाइट एंड स्मूथ, परागकण छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और स्मूथ होते हैं ताकि वो आसानी से हवा में उड़ सके, पहुंच सके। तो क्या होता है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर छोटे होंगे, हल्के होंगे और स्मूथ होंगे, सपाट होंगे, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होंगे, वो लार्ज होंगे, हैवी होंगे और इनकी सरफेस पे कुछ हुक बना होगा, कुछ बाहर निकला होगा, जिससे कि ये इंसेक्ट की बॉडी पर, इंसेक्ट के हेयर पर चिपक सके। क्योंकि इनको क्या करना है, इंसेक्ट को लेके जाए, इंसेक्ट को ऐसा तो है नहीं कि फ्लावर पर पहुंचे, फ्लावर ने बोला अच्छा अमेजॉन से आए हो, ले जाओ डिलीवरी जाके दे दो उसको, ऐसा तो नहीं करेगा ना वो। इंसेक्ट तो भोला भाला है, वो तो अपना भोजन लेने आया था, उसकी बॉडी पर हेयर्स थे, उस पर चिपका दिए परागकणों को, जब अगली जगह गया तो वहां जाके उसने रिलीज कर दिया, उसे पता ही नहीं, इंसेक्ट को आज तक मालूम नहीं चला कि वो कर क्या रहा है, क्या फायदा है उसका, ये मालूम उसे नहीं चला। ठीक है, पर फायदा तो है उसका। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि जो परागकण होते हैं उनमें कुछ उभार होते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी से चिपकने में हेल्प करते हैं। फिर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं डल होते हैं, देखने में सुंदर नहीं होते हैं, नेक्टर नहीं होता है, सेंट नहीं होता है, मतलब ये जो फ्लावर होते हैं बदसूरत होते हैं, बेकार दिखते हैं, आप देख के बोलोगे भी नहीं कि ये फ्लावर है, के उनमें कोई सुगंध नहीं आती है, कोई भी उनमें सेंट या गंध नहीं होती है। जबकि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करो, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो वायु परागण वाले फ्लावर हैं, बदसूरत बेकार होते हैं देखने में, कोई सुगंध नहीं आती, कोई उनमें नेक्टर नहीं रिलीज होता है। नेक्टर मतलब होता है सुगरी सब्सटेंस, वो नहीं होता। जबकि इंसेक्ट के लिए, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में ब्राइट कलर के होंगे, चमकीले होंगे, सुगंधित होंगे और इनमें नेक्टर रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्टर इज ए रिवॉर्ड, ये है रिवॉर्ड और ये है अट्रैक्शन, आकर्षण और प्राइस, दोनों चीजें के यहां पर अट्रैक्शन भी अवेलेबल है, सुंदर फ्लावर, सुगंधित फ्लावर और नेक्टर भी मिलेगा। ठीक है, फिर स्टिग्मा की बात करें। अब देखो सिंपल सी बात है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर रहेगा उसके स्टिग्मा को हवा में उड़ता हुआ परागकण पकड़ना है, तो वो कैसी होगी, लंबी स्टिग्मा होगी, फीदरी होगी, एडेसिव होगी, मतलब जिस पर परागकण चिपक जाए रुक जाए वैसी होगी। जबकि यहां पर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में स्टिग्मा छोटी होगी, क्योंकि यहां पर तो इंसेक्ट खुद लेके जा रहा है पॉलन ग्रेन को, जरूरत ही नहीं है कुछ अलग से रोकने की। फिर जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होगा उसमें जो स्टेमेन होगा लंबा होगा और ये पेटल से ऊपर उभरा होगा ताकि हवा चलने पर ये परागकणों को रिलीज करे तो हवा में उड़ जाए परागकण। तो यहां पे स्टेमेन लॉन्ग होगा, प्रोट्रूड्स अबव पेटल से ऊपर निकला होगा। जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होगा, स्टेमेन ऑफन विद इन द कोरोला ट्यूब, के स्टेमेन जो होता है वो कोरोला के अंदर ही होंगे और जो है वो कोरोला बाहर उभरा होगा, स्टेमेन अंदर होगा, क्योंकि इंसेक्ट जहां पे लैंड करेगा ना, जिस प्लेट फ्लावर इज लाइक ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, के फ्लावर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म के समान होगा। तो यदि मान लीजिए स्टेमेन ऊपर उभरा होगा तो जो स्टेमेन ऊपर उभरा होगा तो इंसेक्ट उसके ऊपर तो बैठ नहीं पाएगा। तो क्या होता है कि जहां पर इंसेक्ट फ्लावर पे आके बैठता है तो स्टेमेन वहीं पर नीचे तरफ प्रेजेंट होते हैं ताकि आसानी से परागकण उस पर चिपक जाए। ठीक है ना, क्लियर। अब आते हैं हम एनसीईआरटी पे। ये तो हमने कॉमन सेंस से कुछ चीजों को समझा यहां पे हमने। अब बात करते हैं बेटा हम एनसीईआरटी की, क्या लिखा है इसमें। प्लांट्स यूज टू एबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। दो एबायोटिक क्या है, विंड एंड वाटर, एक बायोटिक क्या है, एनिमल्स। ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स
यूज बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन। मैंने कहा ना 80% तक प्लांट जो है वो बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए के। ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूजेस एबायोटिक एजेंट। तो मैंने आपको बताया भी था कि एयर पॉल्यूशन 19.6% के आसपास है और 0.4% है वाटर पॉलिनेशन, ठीक है ना। एयर पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन में हम देखें तो 19.6% है वायु परागण और जो है वो जल परागण या जो है वो वाटर पॉलिनेशन जो है वो 0.4% है, ठीक है, क्लियर। फिर पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस। अब देखो सिंपल सी बात है, यदि आप विंड पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, आप वाटर पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, आपके यदि आप वायु परागण की बात कर रहे हैं, आप जल परागण की बात कर रहे हैं, तो वैसे में जो है कोई भी ना तो पॉलन ग्रेन को मालूम है कि उसे कहां जाना है, ना हवा को मालूम है, ना वाटर को मालूम है। ये चांस फैक्टर है कि जहां पर हवा बह रही है उस दिशा में स्टिग्मा प्रेजेंट होगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। यदि स्टिग्मा उस दिशा में प्रेजेंट ही, मान लो एयर यहां से यहां बिलो कर रहा है और यहां पे कोई स्टिग्मा अवेलेबल ही नहीं है, कोई फ्लावर अवेलेबल ही नहीं है, तो पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो ये चांस फैक्टर वाली बात हो गई। लेकिन इंसेक्ट वो तो एक फ्लावर पर बैठा और वाह उसको मिल गया नेक्टर, सुगरी सब्सटेंस। और आपको बता दूं मैं कि जो इंसेक्ट होते हैं ना, इंसेक्ट का और फ्लावर का इन फ्लावरिंग प्लांट का को इवोल्यूशन हुआ है। तो इंसेक्ट के लिए जो अच्छा है, जो उसको आकर्षित करने वाला भोजन है, नेक्टर है, वो फ्लावर में बनता है, आया। और वो ऐसा नहीं होता है कि वो उतना मिल जाए उसको कि उसका पेट भर गया। अब इंसेक्ट एक आया, इमेजिन करते हैं एक इंसेक्ट फ्लावर पे आया, बैठा, से हम लोग फ्रूटी पीते हैं ना, मैंगो फ्रूटी, यार पाइप लगा के उसने अपना इंसेक्ट ने अपना जो मुंह लगाया और जो है वो नेक्टर पिया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा, थोड़ा मिला उसे। अब क्या, स्वाद अच्छा है, बढ़िया स्वाद है, पर थोड़ा मिला, भरपेट नहीं मिला, तो अब क्या करेगा वो, अगले फ्लावर पर जाएगा। बस फ्लावर यही चाह रहा था, यदि वो उसका पेट भर देता ना, यदि फ्लावर उसको इतना नेक्टर देता उसको कि उसका पेट भरा गया, तो इंसेक्ट बोलता अब तो मैं यहीं सो जाता हूं, आराम करता हूं, यहां पे मुझे नहीं जाना अगली जगह पे, आई डोंट वांट टू गो देयर। कहां क्यों जाऊंगा, मेरा पेट भरा गया, नहीं। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. पेट खाली था उसका, पूरा पेट नहीं भराया उसका, तो वो दूसरे फ्लावर पे गया। बस यही फ्लावर चाह रहा था कि तुम वहां जाओ, थोड़ा वहां खाओ, थोड़ा यहां खाओ, सब जगह घूमो और तुम कुल मिलाकर अपना पेट भी भर लेना और हमारा काम भी करते चलना। बस ये हो गया, ठीक। तो फ्लावर ने क्या किया, इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया, रिवॉर्ड दिया और जो है पॉलिनेशन को सुनिश्चित किया। अब वो इस फ्लावर पे हवा के बहने की दिशा कुछ भी हो, वाटर अवेलेबल आसपास हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फ्लावर अच्छा, ये अच्छा है, बाजू वाला फ्लावर वो अच्छा, उस पर चलते हैं, फिर उस पर चलते हैं, ऐसे वो इंश्योर किया उसने। एक जीवित प्लांट ने एक जीवित ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया पॉलिनेशन करवाने में। क्या लिखा देखो एनसीईआरटी में, ठीक। टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज, एंड जो अनिश्चितता थी उसको कंपेंसेट करने के लिए, एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन, बड़ी मात्रा में जो पोलन की हानि थी उसे रोकने के लिए, द फ्लावर प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। अब देखो ये क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि जब हम विंड पॉलिनेशन की बात करते हैं, ध्यान से बात सुनिए कि जब हम विंड पॉलिनेशन की बात करते हैं तो नंबर एक, या हम वाटर पॉलिनेशन की बात करते हैं तो ये चांस फैक्टर है। इस चांस फैक्टर में संभावना है कि सामने पॉलिनेशन हो या ना हो। अब जब आपके पास को पता है कि आप चांस फैक्टर है, तो चांस फैक्टर में जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, ये लॉटरी के टिकट जैसी बात है कि आपको जीतना है तो बहुत सारे लॉटरी का टिकट ले लीजिए आप। देखिए यदि आपने कोई लॉटरी का टिकट है ना, कोई लॉटरी का टिकट है और आपने उसको 10,000 लोग 10,000 टिकट है, आपने एक टिकट खरीदा, सुनिएगा बात को ध्यान से, सुनिएगा बात करके, 10,000 टिकट अवेलेबल है लॉटरी के और आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा आपने, तो आपके जीतने के चांस हो गए 1/10,000, आपके जीतने के चांस हो गए 1/10,000।
लेकिन आपने 1000 टिकट खरीद लिए, 10,000 टिकट थे, 1000 टिकट आपने ले लिए, तो आपके जीतने के चांस हो गए 1/10। पहले 1/10,000 था, अभी 1/10 हो गया। और मान लो आपने 10,000 का 10,000 टिकट खरीद लिए, तो भैया लॉटरी खेली क्यों? ठीक है, तो वो टिकट आपके मतलब 100% चांस आपको आप ही का है। बात इतनी सी है कि ये लॉटरी के समान बात है कि एक फ्लावर है, उसके पास स्टिग्मा है, वहां तक पॉलन गन को मान लो भेजना है, तो बड़ी संख्या में यदि एक पॉलन गन छोड़ोगे तो उसके जाने की पहुंचने की संभावना वही लॉटरी के 1/10,000 जैसी हो गई वो। लेकिन जब आपने बड़ी संख्या में पॉलन गन छोड़े आपने, तो उनमें से किसी के वहां पहुंचने की संभावना आपने सुनिश्चित की, आपने सक्सेस का परसेंटेज बढ़ा दिया। जैसे मैंने लॉटरी का एग्जांपल दिया ना, 1/10,000 या 1/1000, 1/100 या 1/10। भाई कहां जीतने की संभावना ज्यादा है? 1/10 में जीतने की संभावना ज्यादा है। कि आपने 1000 टिकट खरीद लिए, 5000 टिकट खरीद लो तो 50% चांस हो गया जीतने का, 10,000 खरीद लो तो पूरा 100% चांस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बिल्कुल वही वाली बात है कि प्रकृति ने देखा कि भैया हवा से भेजना है पॉलन ग्रेन और जीतना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, तो इतनी बड़ी संख्या में पॉलन ग्रेन छोड़ो। इंसान को एलर्जी होती है तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा काम होना चाहिए। ऐसा किया, समझ गए? वही एनसीईआरटी ने लिखा है, अच्छी भाषा में एनसीईआरटी ने लिखा है कि भैया ऐसा है, एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो अनसर्टेनिटी है, पॉलन ग्रेन का लॉस है, उसे कंपनसेट करने के लिए फ्लावर बड़ी मात्रा में पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, और इसलिए हमने कहा जो फीमेल पार्ट है, जो ओव्यूल है, उसकी तुलना में पॉलन ग्रेन बड़ी संख्या में रिलीज होते हैं ताकि चांस अधिक हो सके सफलता का। ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स्ट एबायोटिक पॉलिनेशन के, तो याद रखिए विंड पॉलिनेशन, जो एबायोटिक पॉलिनेशन है उसमें से सबसे अधिक जो पॉलिनेशन जो है वो विंड पॉलिनेशन में सबसे अधिक जो पॉलिनेशन है वो कौन सा है बेटा? वो मैंने कहा आपसे एबायोटिक पॉलिनेशन में सबसे अधिक जो पॉलिनेशन है वो होता है आपका विंड पॉलिनेशन। ठीक है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, हल्के वजन के होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपकने वाले नहीं होना चाहिए के, और दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट, हवा में वो बहकर। तो याद रखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। फिर दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमेन, स्टेमेन हवा में ऊपर उभरे होना चाहिए ताकि जो है वो आसानी से परागकणों को वो हवा में वो शामिल हो सके, सो दैट द पॉलन आर इजीली डिस्पर्स इनटू द विंड करंट। एंड लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा, के स्टिग्मा का साइज बड़ा होना चाहिए, उस पर पंख के समान या हेयर के समान उभार होना चाहिए ताकि आसानी से वो हवा में उड़ते हुए परागकणों को वो पकड़ सके। यही सब तो देखा हमने। देखो जो एनसीईआरटी में लिखा वही तो मैंने आपको बतलाया बेटा, क्या अलग बतलाया है ना? ठीक है, क्लियर? देखिए ये हम देख रहे हैं यहां पे कि देखो आप कि जो स्टिग्मा है किसा फीदरी, देख रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहा है ये फीदरी स्टिग्मा। ठीक है, हवा में, तो ये फीदरी स्टिग्मा हमको दिखाई पड़ रहा है बेटा, है ना? ठीक है, ठीक है ना? तो हमने क्या कहा आपसे कि विंड पॉलिनेशन में क्या देखा? आपने कहा कि प्लांट जो है वो विंड पर रिलाई करते हैं, फ्लावर्स जो है देखने में सुंदर नहीं होते, अगली फ्लावर होते हैं, और उनमें स्टिकी और फिदरी स्टिग्मा होती है, और स्टेमेन जो है बाहर की ओर उभरा होता है ताकि आसानी से हवा में परागकण मिल सके, हवा के साथ बह सके, वो उड़ सके वो। ठीक है ना? क्लियर? तो ये हो गया। तो ये जो छोटी छोटी बातें ना कि स्मॉल लाइट वेट जो नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन होगा, लेकिन फिदरी स्टिकी टाइप की स्टिग्मा होगी, याद रखिएगा। ठीक है ना? देखिए ना, फिदरी स्टिग्मा, वर्सटाइल एंथर, हवा में ऊपर उभरा होगा, ये हवा चलेगी तो एंथर हिलेगा। वर्सटाइल एंथर जो होता है उसके दोनों लोब जो है हवा में हिलने लगते हैं हवा चलने पे। ठीक है, ऊपर की ओर एक्सपोज उभरा हुआ होगा। फीदरी स्टिग्मा दिखाई पड़ रही है आपको ताकि हवा में उड़ता परागकण संपर्क में आके रुक जाए वहां पे वो। ठीक है, ताकि पॉलिनेशन में से हेल्प मिल सके। तो याद रखें, छोटी छोटी बातें बेटा पर एग्जाम में ये आती हैं। ठीक है ना? फिर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल, मैंने कहा ना, इनमें याद करो जितने भी सीरियल है के अनाज है, जो सीरियल्स है, जो अनाज है ना बेटा, ये विंड पॉलिनेशन करते हैं। अनाज में विंड पॉलिनेशन देखने मिलता है, और इनमें जो प्लासेंटेशन होता है वो होता है
बेसल प्लासेंटेशन होता है, इनमें बेसल प्लासेंटेशन होता है, जिसमें कि एक ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है। तो इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में जनरली एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। कई सारे फ्लावर जो है वो न्यूमरस फ्लावर जो है इन्फ्लोरेसेंस के अंदर होते हैं। यदि आप इन्फ्लोरेसेंस देखें तो वीट, अब याद करा करो, देखो जब जैसे मैं बोलता हूं ना सीरियल इन्फ्लोरेसेंस, तो ये दिमाग में खट खट खट, समझ रहे, खट 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 का मतलब है कि दिमाग के अंदर मशीन चलने की आवाज आना चाहिए। सच में नहीं होता ऐसा, पर कहने की बात है ये कि दिमाग की मशीन चालू होना चाहिए, बताना चाहिए कि सर ने बताया था कि गेहूं में होता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, राइस में होता है पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस, याद आया, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर में पेडिसेल नहीं होता, सेसाइल फ्लावर होते हैं, याद आया कि भूली बिछड़ी कहानी है कि पिछले जन्म की कहानी है, ये पिछले जन्म की कहानी नहीं है, इसी जन्म की कहानी है, कुछ लेक्चर पहले बस डिस्कस किया इसको हमने, तो पढ़ा करो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें अब। हाँ, तो कहां थे हम बात कर रहे थे कि आपसे जो कि इसमें जो है वो आपके बड़ी संख्या में फ्लावर होते हैं जो इन्फ्लोरेसेंस में पैक होते हैं। फ्लावर बहुत सुंदर नहीं होते हैं, फ्लावर जो होते हैं उनमें एक फ्लावर में जो है जो एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हमको देखने मिलेगा। ए फैमिलियर एग्जांपल इज कॉर्न कोब के, जो मक्का का भुट्टा होता है, कॉर्न कोब होता है, आपने देखा उसमें बाहर की तरफ जो है वो ऐसे हेयर्स निकले होते हैं। जो आपने खेत में लगा हुआ मक्के का भुट्टा देखा, कॉर्न कोब देखा होगा, उसमें आपको बहुत सारे बाहर हेयर्स दिखाई पड़ते हैं भुट्टे में। वो हेयर्स क्या होते हैं, वो स्टिग्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्टिग्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी संख्या में स्टिग्मा होते हैं और हर एक जो हमने वो स्टिग्मा को वो रिप्रेजेंट करते हैं। द टैसल यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल, वो स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि पॉलन को ट्रैप करने में हेल्प करता है, तो स्टिग्मा स्टाइल को वो शो करते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। तो जो टैसल्स होते हैं, जो हेयर्स होते हैं कॉर्न कॉब में देखने मिलते हैं, वो स्टिग्मा स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ग्रास फैमिली होती है ग्रैमिनी, ग्रैमिनी इज दी ग्रास फैमिली जिसमें सारे अनाज मिलते हैं। सीरियल, इट इज ए सीरियल फैमिली है, अनाज परिवार होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। देखिए ये हम देख रहे हैं यहां पे कि एक्सपोज्ड उभरा हुआ स्टेमेन दिखाई पड़ रहा है हमें, फीदरी स्टिग्मा दिखाई पड़ रही है, जो हमको कहां देखने मिलती है, हमें जो कि हमें जो है वो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में हमको देखने मिलती है, ठीक है। देखिए मक्का के भुट्टे में आपने देखा होगा सब, आप अरे ये तो कॉमन चीज है बेटा, हम सब जानते हैं इसको के। तो मक्का का भुट्टा कॉर्न कॉब में आपको जो हेयरी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, वो स्टिग्मा एंड स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, ये रेयर कितना होता है 0.4% लिखा था हमने के इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू ओनली 30 जनरा, ये याद रखिए फिगर, क्या केवल मोस्टली मोनोकॉट के, एंड एंजियोस्पर्म में केवल 30 जीनस, 30 जीनस ऐसे हैं जहां पर वाटर पॉलिनेशन देखने मिलता है और मोस्ट ऑफ द जीनस जो होते हैं वो मोनोकॉट को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। Some example of water pollinated plant are Vallisneria and Hydrilla, के ठीक है, which grow in fresh water and several marine देखो जो फ्रेश वाटर में जो वाटर पॉलिनेशन एग्जांपल है वो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला के, और सी ग्रासेस जैसे कि जोस्टेरा ये मराइन वाटर में होता है, ठीक है। तो याद रखना जो एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं उनको भूलिएगा मत, तो ऐसे लिख लो बेटा इसको, आप ऐसे इसको लिख लो आप, हाइड्रोफिली 30 genera मोस्टली मोनोकॉट, फिर लिखा आपने एग्जाम्पल लिखा आपने इसका फ्रेश वाटर, दूसरा मेराइन वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर में लिखा आपने क्या वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, और मैराइन वाटर में क्या लिखा आपने जोस्टेरा, ठीक है। ये आपको याद है, बिल्कुल एकदम छोटा छोटा लिखिए, याद रखिए उसको, भूलना नहीं हमको, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। याद रखिए वाटर में मिलने वाले, जल में मिलने वाले सभी प्लांट को हम हाइड्रोफाइट बोलते हैं, हाइड्रोफाइट जो वाटर में बोलते हैं, पर याद रखना सभी हाइड्रोफाइट हाइड्रोफिली नहीं करते हैं। कई हाइड्रोफाइट ऐसे होते हैं जो पानी में उगते हैं लेकिन उनके फ्लावर बाहर उभरे होते हैं और वो एंटेमोफिली करते हैं, वो कीट परागण करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए
अभी क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा कि हमें दिखाई पड़ रहा है कि फ्लावर है, कि फ्लावर में हमने स्टेमिनेट फ्लावर दिखाई पड़ रहा है बेटा। हम देख रहे हैं कि फ्लावर है यहाँ पे और मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर देख रहे हैं। तो वाटर की सरफेस पे आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वाटर की सरफेस पर जो है वो पॉलिनेशन होता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। दैट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इपी हाइड्रोफिली को, ये रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं आप। पिस्टिलेट फ्लावर वाटर की सरफेस पर है, वाटर लेवल दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या है, ये है इपी हाइड्रोफिली। दिस इज दी इपी हाइड्रोफिली, ये इपी हाइड्रोफिली ये बेटा है ना, जो वाटर की सरफेस पर पॉलिनेशन होता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। देखिए अब कुछ बातें जो दिमाग में अच्छे से हमको डाल लेना है बेटा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर तरह के पॉलिनेशन में आपको यूनिक टाइप के एडॉप्टेशन देखने मिलेंगे। तो याद रखिए, जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनमें फ्लावर छोटे, स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस होता है। अलग से फ्लावर को आप देख नहीं पाएंगे, बड़े साइज के फ्लावर नहीं होते हैं, छोटे से फ्लावर होते हैं। आइडेंटिफाई करने में कठिनाई होती है, अलग से हमको बहुत अलग से ये दिखाई नहीं पड़ते इनके, ठीक। फिर इनमें जो पेरियांथ और फ्लोरल पार्ट होते हैं ये अनवेटेबल होते हैं, मतलब ये गीले नहीं होते हैं। इनके ऊपर जो है एक प्रकार की हम समझ लेते हैं कि एक वैक्सी कोटिंग होती है, ताकि परागकण भी जो है गीले होकर पानी में सड़ ना जाए, तो अनवेटेबल होते हैं, ठीक। नेक्टर और ओडोर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब इनमें कोई नेक्टर नहीं होता है, कोई सुगंध या सेंट इनमें नहीं होता है। पॉलन ग्रेन्स हल्के होते हैं और इनकी सरफेस पर जो है वो म्यूसिलेस का एक आवरण होता है, इनकी सरफेस पे एक म्यूसिलेस का आवरण होता है, जिससे कि ये पानी में गीले नहीं होते हैं, ठीक। और स्टिग्मा लंबी होती है, स्टिकी होती है और अनवेटेबल के, ठीक, ताकि वो पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके। स्टिकी होती है, लॉन्ग होती है, तो ये याद रखना बेटा, ठीक है ना। फ्लावर छोटे होते हैं, अलग से नहीं दिखाई पड़ते हैं, और जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वो पानी में गीले नहीं होते हैं, और जो नेक्टर और ओडोर उसमें नहीं बनता है। पॉलन ग्रेन छोटे साइज का होता है, उसकी सरफेस पे म्यूसिलेस का कवर होता है, इसलिए पानी में भीगता नहीं है वो। लेकिन ये पॉलन ग्रेन को इससे, ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से जाके चिपक सकता है, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो स्टिकी नेचर की होती है, ठीक है ना। याद है, दो प्रकार का होता है वाटर पॉलिनेशन। मैंने कहा जो सरफेस पे होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम इपी हाइड्रोफिली बोलेंगे, और जो सरफेस से नीचे होगा उसे हम हाइपो हाइड्रोफिली बोलेंगे। तो इपी हाइड्रोफिली का बेस्ट एग्जांपल होता है हाइड्रिला, ठीक है, और हाइपो हाइड्रोफिली का बेस्ट एग्जांपल होता है सिरेटोफाइलम, ठीक है। हाइपो हाइड्रोफिली का बेस्ट एग्जांपल होता है सिरेटोफाइलम, ठीक है। देखिए अब इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे कहा था, नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी एक्वाटिक प्लांट या सभी हाइड्रोफाइट, एक्वाटिक प्लांट का मतलब क्या होता है बेटा, इसको ऐसा भी लिख सकता है एग्जामिनर, हाइड्रोफाइट्स। सभी हाइड्रोफाइट जो हैं वो वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ए मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट, जैसे कि वाटर हाइसिंथ की बात करें, जलकुंभी की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इकॉर्निया भी कहते हैं, इसको हम इकॉर्निया भी कहते हैं, ठीक से लिखता हूं स्पेलिंग इसकी, इसे हम, ठीक है, इसे हम इकॉर्निया भी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो इकॉर्निया जो है, जलकुंभी, ये वाटर हाइसिंथ, ये भी जो है वो हाइड्रोफिली शो नहीं करता है। वाटर लिली हुआ, ठीक है, ये भी हाइड्रोफिली को शो नहीं करता है। इनमें फ्लावर जो होते हैं वो सरफेस से, वाटर सरफेस से ऊपर उभरे होते हैं, और ये इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं या विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। मतलब जैसे लैंड प्लांट, स्थलीय प्लांट जो है वो विंड से पॉलिनेशन करते हैं या इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं, उसको ये बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनके फ्लावर जो है वो पानी, वाटर के लेवल से ऊपर उभरे होते हैं। जैसे आप देखिए, ठीक है, कमल को देख लीजिए, वाटर लिली को देख लीजिए आप, ठीक है ना। आप देख लीजिए किसको बेटा, वाटर हाइसिंथ को देख लीजिए। ये सब क्या है, सबके सब जो है वो एंटोमोफिली को शो कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। देखिए ना, ऊपर देखो फ्लावर क्या है, फ्लावर जो है वाटर सरफेस से ऊपर की ओर उभरा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए यहां पर हाइड्रोफिली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर। वेलिस्नेरिया में, वेलिस्नेरिया, द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर की सरफेस पे होता है, मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन जो है वो वाटर की सरफेस पर रिलीज होते हैं, वहां पे पहुंचते हैं, और ये पैसिवली जो है वो वाटर करंट से फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। फाइनली जो है वो क्या होता है कि फाइनली पॉलिनेशन हो जाता है। क्या लिखा है,
इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक, लंबे स्टॉक से वो वाटर की सरफेस तक पहुंचता है फीमेल फ्लावर। फिर मेल फ्लावर पॉलन को रिलीज करता है जो वाटर की सरफेस पे आता है, और वाटर की सरफेस से वो तैरते हुए या वाटर के करंट के साथ में जो है वो तैरते, मतलब पैसिवली पानी के साथ जो है वो पानी जो बह रहा होता है उसकी दिशा में जो है तैरते हुए वो फीमेल पार्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्या है ये? ईपी हाइड्रोफिली है। ठीक है, जबकि दूसरे प्लांट ग्रुप जो ऐसे मैंने आपसे कहा कि जैसे सी ग्रासेस की बात करें हम, तो इनमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर जो होता है वो वाटर में सबमर्ज होता है और पॉलन ग्रेन जो है वो भी पानी के अंदर ही रिलीज होते हैं। तो ये हाइपोहाइड्रोफिलिक एग्जांपल है। ये क्या है? हाइपोहाइड्रोफिलिक एग्जांपल के सी ग्रासेस में हम देखते हैं हम। ठीक है ना, क्लियर? अब सिंपल सी बात है बेटा, यदि आप वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन्स आर इन मेनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक के, क्योंकि पानी में बहने के लिए पानी के वाटर करंट के साथ उनको बहना होता है, तो ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो लॉन्ग और रिबन लाइक होंगे। लॉन्ग और जो लंबे और रिबन के समान होंगे तो वाटर करंट के साथ वो आसानी से आगे बह पाएंगे। के पैसिवली ये वाटर में बहते हैं, कुछ स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और पॉलिनेशन को अचीव कर पाते हैं। In most of the water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting by mucilus covering. ये भी लिखा हुआ है, देखिए कई सारे साफ साफ लिखा ना बेटा आंसर के, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, कई सारी जल परागण करने वाली प्रजातियों में परागकण जो होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, वो म्यूसिलस की कवरिंग से जो है वो घिरे होते हैं ताकि उनको भीगने से रोका जा सके। क्लियर? ठीक है बेटा। अब both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. What would the reason for this? Because they don't have to attract anyone. के देखिए लिविंग विंग होगा तो वो अट्रैक्ट होगा, लिविंग विंग होगा तो सोच पाएगा उसके बारे में के, ठीक है, उसे फूड चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पर विंड और वाटर जो है दोनों को कोई कलर्ड पिगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दे डोंट वांट टू अट्रैक्ट एनीवन के, और कोई भी नेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है के, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो एबायोटिक फैक्टर से हो रही होती है। ठीक है, अब आते हैं हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? बायोटिक फैक्टर्स की हम बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा बायोटिक फैक्टर को हम। देखो, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे कहा था बेटा कि जब बायोटिक फैक्टर की हम बात करते हैं तो मतलब हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे कॉमन यानी बायोटिक फैक्टर में सबसे कॉमन जो पॉलिनेशन का टाइप है वो होता है एंटोमोफिली, इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन के। और मैंने कहा था इंसेक्ट्स का और फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है वो बहुत गहरा साथ है के, और ये कहलाता है को इवोल्यूशन। एक साथ ने जब हमने पिछली क्लास में देखा था, हमने देखा था हनी बी को देखा था, उसके हेयर्स देखा था, पॉलन बास्केट देखा था, तो एक्चुअली में जो फ्लावर है और इसका बड़ा प्रमाण मिलता है हमको, चाहे हम जो है वो फिग प्लांट की बात करें, यक्का प्लांट की बात करें हम, तो हम पाएंगे स्पेसिफिक इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि फिग बास्क नहीं होगा तो फिग प्लांट आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, साल्विया की बात करें, यक्का की बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट जो एक स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा ये को इवोल्यूशन का एक बेहतर सबूत है। ठीक है, को इवोल्यूशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द म्यूचुअल चेंजेस इन टू और मोर स्पीसीज, यूजुअली वन फॉलोइंग द अदर दैट अफेक्ट देयर इंटरेक्शन। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को इवोल्यूशन? कोई पूछता है आपसे क्या मतलब है को इवोल्यूशन का? सहज विकास का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक प्रजातियां जिसमें कि एक स्पीसीज दूसरी को फॉलो कर रही है, ठीक है, ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर पाए, आपस में साथ में वो रह पाए। फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म एंड देयर पॉलिनेटर्स आर ऑफन यूज्ड एज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस इवोल्यूशनरी फिनोमेनन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, और इनमें जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, पॉलिनेटर्स हैं, उनकी बात करें, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं को इवोल्यूशन के। द प्लांट्स एंड द पॉलिनेटर प्लेस इवोल्यूशनरी प्रेशर ऑन ईच अदर फॉर चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड हैबिट दैट बेनिफिट बोथ। अब ऐसा नहीं होता है कि केवल प्लांट बदल रहा है तो इंसेक्ट को बदलना है, या केवल इंसेक्ट बदल रहा है तो प्लांट को बदलना है। वो आपस में
जब भी वो इंसेक्ट वहां पहुंचता है, यदि वो कुछ फ्लावर में उसको नया पैटर्न दिखाई पड़ता है तो उसके अनुसार इंसेक्ट अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, और इंसेक्ट के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसके अकॉर्डिंग फ्लावर जो है वो अपने पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए अपने अंदर परिवर्तन करता है। साइंटिस्ट आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसेक्ट और फ्लावर के बीच का इंटरेक्शन जो है वो कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाता है, कैसे ये समझ पाता है कि इसको ये परिवर्तन करना है, इसको ये परिवर्तन करना है। और कई सारे इवोल्यूशन के साइंटिस्ट कहते हैं कि एक्चुअली ये भी नेचुरल सिलेक्शन के समान ही है। वो इंसेक्ट जो पॉलिनेटिंग एजेंट थे, जब फ्लावर में कुछ बदलाव आया तो उनमें से कुछ इंसेक्ट ऐसे थे जो वहां पे आकर नेक्टर ले पा रहे थे, तो वो पहले से अलग दिखाई पड़ने लगे इंसेक्ट, क्योंकि वो कैरेक्टर को बढ़ावा मिला। जो फ्लावर पॉलिनेशन करने में सफल नहीं रह पाए, परिवर्तन अपने अंदर नहीं कर पाए, वो फ्लावर काम नहीं आए, खत्म होते चले गए। जिन फ्लावर में जो फ्लावर इंसेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक थे, वो फ्लावर का नेचुरल सिलेक्शन हुआ, फिटनेस लेवल बढ़ गया, मोर अपने से फ्लावर को प्रोड्यूस किया। ऐसा सदियों से चला आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। ठीक है, देखिए यानी फ्लावर, उसका साइज, उस पर बैठने वाले इंसेक्ट का साइज, सब कुछ कंट्रोल है के। और तो और कि कई जगह पे हम देखते हैं ना कि फ्लावर का जो मॉर्फोलॉजी है, जो इंसेक्ट का बॉडी शेप है, वो सब भी जो है वो को इवोल्यूशन के अंदर ही आता है। उसी प्रकार जो अपने आप को इंसेक्ट भी इवॉल्व कर रहे होते हैं। देखिए है ना, ठीक। ये साधारण सी फोटोग्राफ जो है, पिक्चर जो है, ये बहुत सारी बातें बतलाती है किस प्रकार का जो है वो इंसेक्ट्स का पॉलिनेटिंग एजेंट का या इंसेक्ट का अपने प्लांट के साथ में जो है वो एसोसिएशन है, संबंध है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जो है वो इससे आगे का हिस्सा हम समझेंगे बेटा। कि अभी इतना समझ लीजिए अच्छे से कि आज हमने क्या देखा, आज हमने पॉलिनेशन को थोड़ा डिटेल में देखा। हमें यह भी देखना है कमिंग क्लास में कि जब पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन कैसे होता है, कैसे पॉलन ग्रेन को जो है नॉरिशमेंट मिलता है, कैसे वो जो है वो जर्मिनेट होते हैं, और कैसे जो है मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम मेल गैमीटोजेनेसिस बोलेंगे, और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम फीमेल गैमीटोजेनेसिस बोलेंगे हम। ठीक है ना। तो हम ये देख चुके हैं बेटा कि एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है, मेगास्पोर कैसे बनता है, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, टैपिटम क्या होता है। तो देखो जितनी चीजें आपने पढ़ी सबको कीवर्ड याद रखें। मैं आपको एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा कीवर्ड्स की, लेकिन आप भी अपने दिमाग में रखिए इसको कि आप डे 1 से कि थैलेमस क्या है, कैलिक्स क्या है, करोला क्या है, एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, स्टेमेन क्या है, एंथर क्या है, फिलामेंट क्या है, कनेक्टिव क्या है, ठीक है, प्लासेंटा क्या होता है, फ्यूनिकल क्या होता है, ओविल क्या होता है, चालजा क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है, इंटेगमेंट क्या होता है, न्यूसिलस क्या होता है, एम्ब्रोसेक क्या होता है, सिनर्जिड क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है। ये सब चीजें दिमाग में रखा कीजिए। छोटे छोटे टर्म जो है ना वो दिमाग में सेट करेंगे ना तो कभी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.